Hello students, welcome to Civil Insights. So this is our first lecture on highway engineering. नमस्कार मित्रों, ये हमारा पहला लेक्चर है हाईवे इंजीनियरिंग पे। आपका सिविल इंसाइट्स पे स्वागत है। मेरा नाम विशाल कुमार है। तो हम हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे कि किस तरह से हाईवे का डेवलपमेंट हुआ, रोड्स का डेवलपमेंट हुआ, हाईवे के अलाइनमेंट्स कैसे कैसे हम चूज़ करते हैं, उनके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में यानी कि वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो आप इस पर्टिकुलर हाईवे में देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर हाईवे में देख रहे हैं, यहाँ पर इसका ये सर्विस रोड है, ये इसका राइट ऑफ वे है, ये इसका कैरिज वे है, ये मीडियन है, यहाँ पर इसका कर्व दिया हुआ है और डिफरेंट एलिमेंट्स, पार्किंग, फिर मार्किंग्स हो गया और अदर एलिमेंट्स। तो इन सब के बारे में हम हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो ये रोड्स हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन, जहाँ पर रिजिड पेमेंट होंगे, रिजिड पेमेंट के डिज़ाइन, ये पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, हाईवे मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे और हाईवे किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है वो पढ़ेंगे। सॉइल स्टेबलाइजेशन कितने तरह के होते हैं, किस तरह से हम करते हैं वो पढ़ेंगे और हाईवे के मेंटेनेंस किस तरह से करते हैं, साथ में हाईवे का ड्रेनेज डिज़ाइन। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो भी हम इस हाईवे इंजीनियरिंग में डील करेंगे वो सारे के सारे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डील करेंगे। कोई भी टॉपिक जो एग्ज़ाम के आउट ऑफ द सिलेबस है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन एग्ज़ाम्स, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ये दो तरह के स्टूडेंट्स को काम आ सकता है। ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को भी काम आ सकता है। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए थोड़ा ये एडवांस लेवल हो जाएगा, थोड़ा ये एडवांस कोर्स हो जाएगा पॉलिटेक्निक के लिए। पर हाँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये रेलेवेंट रहेगा। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उनके लिए ये कोर्स रेलेवेंट रहेगा। इनके लिए बस पॉलिटेक्निक वालों के लिए थोड़ा सा, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ये एडवांस कोर्स है। पर हाँ, अगर उन्हें कंपटीशन के लिए जाना है, अगर एसएससी वगैरह के लिए जाना है या कोई अगर उन्हें और कोई अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाना है जहाँ पर उनका कंपटीशन इंजीनियर्स के साथ भी है, तो उनके लिए ये कोर्स देखना बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो आउटलाइन होगा, जो लेक्चर पहला जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर का, वो कुछ इस तरह से है। पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया एंड स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है क्या थी पहली बात की। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम चीज़ों को, ये एक पहले तो समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है। तो ये किस चीज़ का प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ह्यूमंस। तो ट्रांसपोर्टेशन है क्या चीज़, ये है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ह्यूमन, यानी कि आदमी को और सामान को या वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जो प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का रोल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़, इसका बेसिक रोल क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी। किसी भी देश की प्रगति उस देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके बात की जाए तो रोड नेटवर्क के लिए बहुत अद्भुत काम किया है। रोड नेटवर्क को सरकार ने बहुत तेज़ी से डेवलप किया है, चाहे वो आपको चाइना के बॉर्डर के बगल में हो, चाहे वो चाइना के बॉर्डर में हो, चाहे वो विलेजेस के इंटीरियर में हो। बहुत सारे आपको प्लान भी चलते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके बाद आपको चलता है नेशनल हाईवे NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट है जो कि शायद
जिसका नाम है भारतमाला करके कुछ प्रोजेक्ट है, जिसमें कि वो पूरे के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि वो चार मेट्रो सिटीज़ को वो कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो चलते हैं। वो क्यों चलते हैं ये प्रोजेक्ट? ये इसलिए चलते हैं क्योंकि इनका बेसिक एम क्या है कि ये आपको एक हैसल फ्री यानी कि सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराए चीज़ों को मूव करने के लिए और आदमी को मूव करने के लिए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूँगा कि ये हमारा इंडिया का पार्ट है। मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया का पार्ट है। यहाँ पर कोई भी सामान हमारे समुद्र के रास्ते से हमारे पोर्ट्स पे आता है, बंदरगाह पे आता है। तो बंदरगाह पे जो सामान आया, उस सामान को हमारे पूरे देश में जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? वो रोड करता है। तो ठीक है, रोड और भी रोड्स का क्या काम है? ये फीडर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि एरोप्लेन, वाटरवे और रेलवे, ये जितने भी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने घर से यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड की आवश्यकता है। तो ये एक तरह से रोड हमारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी की तरह भी काम करता है। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। इस कारण से भी हमें रोड बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमको पढ़ने के लिए। तो फिर हम अपने पॉइंट्स पे वापस आते हैं कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ये किसी भी देश के सोशल डेवलपमेंट के लिए, उसके कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में जनरली दो चीज़ आता है, एक प्रोडक्शन आता है, एक सप्लाई आता है। प्रोडक्शन या सप्लाई, दूसरा है कंजम्पशन या डिमांड। किसी भी चीज़ को, इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि ये एक किसान है का खेत है, ये एक फार्म है। ये एक फील्ड है जहाँ पर किसान अनाज उपजा रहा है। कुछ भी उपजा सकता है, कोई भी राइस या वीट कुछ भी उपजा रहा है। दो चीज़ें यहाँ पर संभावनाएं हैं। या तो ये जो किसान है ये सारा का सारा खुद ही कंज्यूम कर ले, ओके, पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसान को भी जो इसने बीज खरीदे हैं, उसके बाद इसने खाद खरीदी है, बिजली लगा दी, उस चीज़ का रेवेन्यू निकालने के लिए इसको बेचना पड़ेगा। तो पहला क्या है? प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो फार्म में जो उगा है ये हुआ मेरा प्रोडक्शन। अब इस प्रोडक्शन को कंज्यूम कौन करेगा? इस प्रोडक्शन को बनाया किसने? फार्मर ने। तो फार्मर कौन हो गया? मेरा प्रोड्यूसर हो गया, और ये उसका प्रोडक्ट हो गया, वीट या चावल। अब इसका कंज्यूमर कौन है? इसका कंज्यूमर है हम लोग, यानी कि कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल इसके कंज्यूमर होगा। तो यहाँ से यानी कि इस खेत से ये कंज्यूमर कहाँ से खरीदेगा? कंज्यूमर खेत में तो जाके कभी सामान नहीं खरीदेगा। आप और हम कभी खेत में नहीं खरीदते। हम किससे खरीदते हैं? हम किराना से खरीदते हैं, किराना दुकानदार से, या शॉपिंग मॉल से, हम यहीं से खरीदते हैं। तो यहाँ से, इस फार्म से ये यहाँ कैसे आएगा? ये आएगा बाय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो ये बाय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगा। तो इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो रोड हो, रेल हो या वाटरवेज हो। तो ये जो सप्लाई और डिमांड की जो चेन होती है, इस चेन को कंटिन्यू रखने के लिए, इस चेन में किसी तरह का ब्रेक नहीं आ जाए, इस ब्रेक को अवॉइड करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। इसका एग्जांपल आप एक तरह से देख सकते हैं कि हाल ही में जब कोरोना वायरस आया था,
जो भी चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी कमोडिटीज़ की सप्लाई, जो कि नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, उनकी सप्लाई हैम्पर हो गई थी। क्यों? क्योंकि सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बंद कर दिया था, जिसके कारण से क्या हुआ था कि जहाँ से ये सामान प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ इसका डिमांड है, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी ना होने के कारण से सामान की उपलब्धता नहीं थी। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें सोशल इफेक्ट भी होता है ट्रांसपोर्टेशन का। सोशल इफेक्ट क्या होता है? ये एक सेक्शनलिज्म क्रिएट करता है, और सेक्शनलिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसको आप समझने के लिए ये बात समझिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे आपको बहुत सारा जो अंडर डेवलप्ड ट्राइबल्स रहता है, जैसे कि जो आपको बहुत इंटीरियर्स में रहता है, उसको भी मेन मार्केट से कनेक्टिविटी मिलती है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर कोई आदिवासी आदमी है, उसके वहाँ पर वो कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो उस प्रोड्यूस को ला के मार्केट में बेच सकता है। पहला चीज़, जब ये आदिवासी आदमी, क्योंकि जंगल में या कोई गांव में ये रहते होंगे, तो इनके पास बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी इनके पास नहीं है, इनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो मेन जो हमारे जो टाउन्स रहते हैं या जो हमारे गांव रहते हैं, उनसे ये कटे हुए रहते हैं। कहने का मतलब इनके पास, आदिवासियों के पास ये सुविधाएं नहीं रहती हैं, जिनके कारण से ये क्या है, ये एक तरह से बहुत डिप्राइव्ड कंडीशन में जीते हैं। तो जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया होता है तो ये आके हमारे संग जुड़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया। एक सबसे बड़ा समस्या क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का, कि अधिकतर लोग, आपने सुना होगा कि शहर आते हैं, ठीक है, गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं। क्यों आते हैं? जॉब्स के लिए आते हैं। तो जॉब्स की तलाश में जब लोग गांव से शहर की ओर आते हैं, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन कम होने लगती है और यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, जिसके कारण से क्या होता है, स्लम्स डेवलप करता है, पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है सिटीज़ का, जिसके कारण से इसका इफेक्ट क्या होता है, जो सिटीज़ की जो रिसोर्सेज रहते हैं, खास करके ट्रांसपोर्टेशन के, हेल्थ के, एजुकेशन के, वो सैचुरेट हो जाते हैं, यानी वो पूरी तरह से पैक रहते हैं। तो जो लोग गांव से शहर की ओर आते हैं तो उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीसरा इफेक्ट क्या होता है, एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर। ये क्या होता है कि जब लोग, एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, इसको आप कैसे समझिए कि हाल ही में हमारे पड़ोसी देशों से, हमारे जो पड़ोस के देश हैं, खास करके जो हमारे जो दो पड़ोस के देश हैं, एक है आपको पाकिस्तान, एक है आपको चाइना, इनसे हमारे बहुत ज़्यादा तनाव चलते हैं, क्योंकि हम इनसे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आपका ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर आपका बॉर्डर सट रहा है पाकिस्तान और चाइना से, अगर वहाँ तक आपके फैसिलिटीज़ बढ़िया हैं, रोड वगैरह कनेक्टेड हैं, सभी ट्रांसपोर्टेशन मोड हैं, एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट्स है, हेलीपैड से, ये सब चीज़ है, तो आपको क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा, अगर कहीं इन केस वॉर हो जाए या कोई एक छोटा टेंशन हो जाए, तो आप अपने ट्रुप्स को हाथों हाथ वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ का आप लॉ एंड ऑर्डर आप उस जगह पे तुरंत ठीक कर सकते हैं। ओके, अब बहुत बार हमारे बहुत सारे एरियाज़ में, इंटीरियर एरियाज़ में, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं रहती हैं, वहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर का समस्या रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नक्सलाइट एरिया हैं। इन नक्सलाइट एरिया में क्या होता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, यानी यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है, जो नक्सल्स होते हैं वो इस लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का फ़ायदा उठा के उस एरिया को हमेशा ही बैकवर्ड रखते हैं। तो ये सब एक इफ़ेक्ट होते हैं, सोशल इफ़ेक्ट ट्रांसपोर्टेशन ना होने के। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और फिर एक होता है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के केस में रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखता है। क्यों? कोई भी गांव वगैरह
तभी डेवलप करेगा जब वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़िया रहेगा। अब आप गांव में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको पूरी तरह से पानी मिल रहा है, बाढ़ के समय में हल्की बारिश में वो पूरी जगह में पानी भर जाता है, गाड़ियाँ आ नहीं सकती हैं, जा नहीं सकती हैं, तो सोचिए कितना दिक्कत होता होगा। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जब भी बिहार में फ्लड आती है, बिहार और असम इन दोनों राज्यों में जब भी फ्लड्स आती हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है पता है आपको? कमोडिटी सप्लाई की, कमोडिटी या एसेंशियल्स की सप्लाई की दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि बाढ़ के कारण जितने भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं खास करके इन दोनों राज्यों में ये तो पूरी तरह से बंद पड़ जाते हैं। तो हम जो लोग जो फ्लड जो अफेक्टेड एरिया होता है उन फ्लड प्रोन एरियाज़ में जो लोग होते हैं उनको एसेंशियल कमोडिटी की दिक्कत पड़ती है और उनको अपने सर्वाइवल के लिए भी जूझना पड़ता है। तो अगर रूरल एरियाज में अगर बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हम लोग डेवलप करते हैं तो उससे क्या होता है, अच्छे हेल्थ केयर जाते हैं वहाँ पर, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा वहाँ पर लोगों को, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, जॉब अच्छी मिलेगी, वो लोग एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, मतलब वो अपना व्यापार कर सकते हैं और सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, उनका कल्चरल डेवलपमेंट होता है, ये सब चीज़ें होती है। लास्ट में क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मूवमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़िया रहेंगी तो हमें युद्ध के दौरान में अपनी चीज़ों को पहुँचाने के लिए, जहाँ पर हमारा युद्ध ग्रसित एरिया है वहाँ पर सामान पहुँचाने के लिए, ट्रुप्स पहुँचाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें जब हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़िया थे तब हम वहाँ पर अपने सप्लाईज पहुँचा पा रहे थे। अगर आज हमारे जो बॉर्डर्स के रोड अगर हम बढ़िया से डेवलप कर रहे हैं, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO डेवलप कर रही है, वो इसलिए डेवलप कर रही है बॉर्डर्स एरिया में क्योंकि अगर इन केस कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजिक मूवमेंट, कोई भी तरह का अगर वॉरफेयर होता है तो हमारे जो स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स हैं कि गाड़ियों के आने जाने के, आर्टिलरीज के आने जाने के, हमारे टैंक्स वगैरह के, तो उनके मूवमेंट्स बहुत आसान हो जाएंगे। अगर हमें वहाँ पर अगर हमारा वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो लद्दाख का एरिया है, लद्दाख के एरिया पे अगर हमारा एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ रहे तो हमें ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ कि हम सामान कैसे पहुँचाएं, हम तुरंत यहाँ से फ्लाइट से सामान लेके वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर जो एयरफोर्स है वो अपना मिशन कंडक्ट कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जब अगर हम स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स की बात करते हैं। अब आते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से होते हैं? जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ये है रोडवेज। रोडवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। रेलवेज बहुत, अब एक बात यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, जो रोडवेज होती है, रोडवेज में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है। क्यों? क्योंकि इसमें आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी आ सकते हैं, इसमें आपको मोशन दोनों कर सकते हैं, यानी कि आपका मन करेगा यहाँ से जाते थे आप यहाँ भी घूम सकते हैं, यहाँ या तो आप सीधे लाइन में भी आ सकते हैं, पर यहाँ से यहाँ घूमने में रिस्क है कि सामने से आने वाली गाड़ी आपको टक्कर लग सकती है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। रेलवेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम रेलवेज के केस में 1 होता है। क्यों? क्योंकि रेलवेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। वाटरवेज में भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, क्योंकि जहाज ऐसे भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, या ये टर्न भी कर सकता है कोई भी डायरेक्शन में, तो इसका भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एयरवेज यानी कि एयरवेज में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। फिर आती है अदर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो ऑल्टरनेटिव्स के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोनोरेल से, फिर पाइपलाइन, ये गैस पहुंचाने के लिए या क्रूड ऑयल पहुंचाने के लिए, फिर हाइपरलूप्स, ये भी ट्रायल में चल रहा है। ये रोडवेज और ये केबल कार्स तो बहुत कॉमन है, हिली एरियाज में आप जाइएगा जहाँ पर टूरिज्म प्लेस है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें सबसे जो चीपेस्ट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है आपको वाटरवेज। क्यों? क्योंकि वाटरवेज में जो आपको पर यूनिट सामान ढोने का जो खर्च है, यानी कि एक पर यूनिट जो सामान ढोने का खर्च, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये सबसे कम होता है। ओके,
पर ये सबसे स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये स्लो है सबसे ज़्यादा। फास्टेस्ट ये है एयरवेज, सबसे फास्टेस्ट है। उसके बाद आपको रेलवेज है, सबसे फास्टेस्ट ये आएगा आपको। उसके बाद आपको रेलवेज है,